हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं जो मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा के लिए है, और टू द पॉइंट हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट वे में, जो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरी पॉलिटी जो है ख़त्म करेंगे और पूरा शॉर्ट वे में करेंगे, टू द पॉइंट करेंगे। ठीक है, और इसका पूरा शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हमने एक सिलेबस का डिकोड किया था कि आपके पॉलिटी में ये सिलेबस है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहाँ पास सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संविधान का निर्माण। ठीक है, संविधान का निर्माण जो है आज हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, संविधान है क्या। सबसे पहले संविधान की मांग, यानी संविधान की मांग जो है कब की गई थी। ठीक है, उसके बाद में पढ़ने वाले संविधान निर्माण के बारे में। यहाँ पास संविधान सभा की मांग, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें रहेगा वो आपको अच्छे से देखना है। संविधान सभा की मांग यानी सबसे पहली बार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने विचार किया। मतलब कि 1934 में इन्होंने सोचा कि हमारे भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बार किसने मांग किया था? एम.एन. रॉय। एकदम आपको टू द पॉइंट बताएंगे, इधर उधर की बातें नहीं, एग्जैक्टली जो है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की मांग सबसे पहली बार किसने किया था? एम.एन. रॉय ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। यानी एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1935 में कांग्रेस ने सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग की कि संविधान निर्माण के लिए, भाई संविधान बनाना है तो संविधान बनाने के लिए उसकी एक सभा होनी चाहिए ना, असेंबली होनी चाहिए, जहाँ पे सारे लोग बैठ करके विचार कर सके। तो 1935 में ये मांग शुरू हो चुकी थी। फिर 1938 में क्या होता है? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया और संविधान सभा द्वारा होगा। मतलब कि इन्होंने डिसाइड कर लिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण एक वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब कि जिसकी उम्र 18+ है, वयस्क है। ठीक है, उसी के आधार पर संविधान सभा द्वारा होगा। मतलब कि संविधान निर्माण जो है, संविधान का जो निर्माण है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा होगा। मतलब जो संविधान सभा के मेंबर होंगे वो वही मेंबर होंगे जो 18+ होंगे। ठीक है ना, और ब्रिटिश सरकार जो है उसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से घोषित किया था 1940 में। ये प्रस्ताव जो है पास हो जाता है कि आपके भारत में संविधान निर्माण जो है किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा किया कि अगर आपका संविधान निर्माण होगा, मतलब हमारा संविधान निर्माण होता है, संविधान सभा बनाई जाती है, तो उस पर जो मेंबर होंगे वो वयस्क मत अधिकार के थ्रू आएंगे। यानी कि वो जो मेंबर होंगे उनको वोटिंग मिलेंगे, और वोटिंग मिलने के बाद और वो लोग वोट करेंगे जो लोग 18+ होंगे। देन उसके बाद संविधान के वो संविधान सभा के मेंबर बनेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार ने इसको पास भी किया और 1940 में इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। मतलब 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और जो मुस्लिम लीग होती है उसको अस्वीकार कर देती है। तो संविधान सभा में आपको 3-4 डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान के इतिहास की कहानी में भी आता है। और ये 34 में, तो 34 में एम.एन. रॉय ने विचार किया था। 1935 में सबसे पहली बार जो है कांग्रेस ने मांग किया था। फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि संविधान सभा अगर बनती है तो उसमें जो 18+ मतलब कि उसमें वही लोग वोट करेंगे जो 18+ होंगे। और इसी प्रस्ताव को 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। और 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन होता है और मुस्लिम लीग इसको अस्वीकार कर देती है। यानी क्रिप्स मिशन भारत आता है संविधान निर्माण के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली फिर यहाँ पे संविधान सभा आगे जो है गठन होता है। कैसे होता है?
समझिएगा, संविधान सभा का गठन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए कैबिनेट मिशन आया भारत में, क्योंकि क्रिप्स मिशन तो आया लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया, तो अब भारत में संविधान निर्माण के लिए आता है कौन सा मिशन, कैबिनेट मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान निर्माण के लिए कौन सा मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था। कब आया था, 1946 में। जो क्रिप्स मिशन आया था उसको तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, ठीक है ना। अब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में, और ये जो है आता है और इसको एक्सेप्ट किया जाता है, और इसको संविधान, इसी के थ्रू संविधान सभा का गठन होगा। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कब, 1946 में, ठीक है। और ये जो गठन होता है उसके बाद देशी रियासतों में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटन किए गए। मतलब कि संविधान सभा का गठन तो हो गया, यानी संविधान सभा जो है आपकी बन जाती है। अब उसके मेंबर कैसे बने, कैसे, अब ऐसे तो किसी को रख नहीं सकते हैं ना, तो इसको सीट डिवाइड कर दी गई, ठीक है, और सबको अलग अलग सीट दे दी गई। तो देशी रियासत, जो देशी रियासतें हुआ करती थी उनको 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दिया गया। यानी जो देशी रियासतें थी हमारे इंडिया में, वहाँ अगर 10 लाख की जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर सीटें बांटी गई थी, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। और इसमें 3 समुदाय शामिल थे, जैसे मुस्लिम सिख संप्रदाय, मतलब मुस्लिम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, और एक सामान्य जो लोग थे, और प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को दी गई थी। मतलब कि ये जो हमारी टोटल सीटें थी देशी रियासतों को मिली थी, जिसमें से मुस्लिम को भी कुछ दी गई, कुछ सिख को दी गई थी, कुछ अन्य सामान्य लोगों को दी गई थी, और कुछ ब्रिटिश प्रांत को भी दिया गया था जहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब देखिए संविधान के लिए चुनाव जो है जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था, यानी सबसे पहली बार इलेक्शन कब हुआ था संविधान सभा के लिए, तो सबसे पहली बार इलेक्शन होता है कब, संविधान सभा के लिए चुनाव यह जुलाई और अगस्त 1946 में। तो प्रथम बार संविधान, मतलब कि ये तो फिक्स हो गया कि सीटें डिवाइड कर दी गई। सीट कैसे बांटी गई थी कि जहाँ पर 10 लाख की जनसंख्या वहाँ पर एक सीट, तो इसी प्रकार से टोटल सीटें जो है आपकी बांटी जाती है टोटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहली बार जो है इसका चुनाव होता है, कब हुआ था, जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में हुआ था, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी जाती हैं। ठीक है, ब्रिटिश जो है भारत को 296 सीटें जो है प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कांग्रेस को मिलती है 208 सीटें, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लीग को मिलती है 73, और जो छोटे व स्वतंत्र सदस्य होते हैं उनको 15 सीटें, और देशी रियासतों की 93 सीटें नहीं भर पाई। जो ये मतलब कि देशी रियासतों को दी गई थी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीटें, तो वो सीटें 93 डिवाइड की गई थी, लेकिन वो भर भी नहीं पाती है। तो किसको कितनी सीटें मिलती है याद रखिएगा, ब्रिटिश भारत को 296, कांग्रेस को 208, ठीक है, मुस्लिम लीग को 73, और छोटे व स्वतंत्र सदस्य को 15, और देशी रियासतों की 93 सीटें जो है भर ही नहीं पाती हैं। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा। अब देखिए चुनाव में शामिल प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई या फिर अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला भी शामिल होती। मतलब जो ये संविधान सभा का चुनाव होता है पहली बार जुलाई अगस्त 1946 के बीच, तो इसमें सभी संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। हिंदू शामिल होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, पारसी होते हैं, आंग्ल भारतीय मतलब कि जो ब्रिटिश हैं और वो भारत में रहते हैं वो भी शामिल होते हैं, भारतीय ईसाई भी शामिल होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं भी शामिल होती हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब फाइनली कुल सदस्य होते हैं अब इलेक्शन के बाद किसको कितना कैसे मिला था सीटें, तो संविधान सभा का जब इलेक्शन हुआ तो इसमें टोटल कुल सदस्य होते हैं 389 टोटल सदस्य बने, जिसमें से ब्रिटिश भारत को 296 सीटें दी गई। देसी जो रियासतें थी, छोटी छोटी देसी रियासतें, उनको 93 सीट्स दी गई थी। ठीक है ना, और ब्रिटिश भारत के 296 सीट में से 292 सीट का चयन 11 प्रांत के गवर्नर क्षेत्र तथा 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया गया था। मतलब देखिए जो टोटल 389 सीटें संविधान सभा में बनाई गई थी, उसमें से 296 सीटें तो ब्रिटिश भारत को ही प्राप्त हो जाती है और 93 जो है देसी रियासतों को मिलती है।
और ये जो 296 सीट होती हैं ब्रिटिश भारत की, इसमें से 292 सीटों पर 11 प्रांत के गवर्नर क्षेत्र, मतलब जो गवर्नर्स हुआ करते थे अलग अलग क्षेत्रों के, तो 11 प्रांत के गवर्नर क्षेत्र तथा 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से किया गया था। उस समय क्या हुआ करता था ना, क्योंकि भारत आज़ाद तो था नहीं उस समय पे, तो पूरे तरफ से चारों तरफ पूरे भारत में गवर्नर का क्षेत्र हुआ करता था, अलग अलग क्षेत्रों में ये फैले हुए थे और बहुत सारे मुख्य आयुक्त भी हुआ करते थे। तो वो ये जो हर क्षेत्र में एक एक मुख्य आयुक्त बना दिए जाते थे, तो ये उन्हीं लोगों के क्षेत्र में ये सीटें जो है प्रोवाइड की गई थी। तो याद रखिएगा संविधान सभा में इम्पोर्टेंट है आपको कितनी सीट्स, टोटल सीट्स होती है 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत की और देसी रियासतें टोटल कितनी 93। तो इस तरीके से फाइनली 1946 में आपके संविधान सभा का गठन होता है, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के द्वारा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब संविधान सभा के क्या क्या, भाई गठन तो हो गया, अब संविधान बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको याद रखना है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से अपना शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सफिशियंट है। देखिए संविधान सभा के और कौन कौन से कार्य जो है किए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए संविधान सभा के और कौन कौन से कार्य किए गए। सबसे पहली बार मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, मतलब कि हमारा जो भारत है वह राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है। कब? मई 1949, आज़ादी के बाद। आज़ादी आपको पता है 15 अगस्त को मिल चुकी थी, ठीक है। तो 1949 में जो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है संविधान सभा के और क्या क्या कार्य शामिल होते हैं। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, यानी कि भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता है कब? मई 1949, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, यानी हमारे भारत के झंडे को एक्सेप्ट किया जाता है। कब? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति को चुना गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहली बार देखिए 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को ही हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज को एक्सेप्ट कर लिया गया था। वो डेट भी याद रखिए, पूछा जाता है 22 जुलाई 1947। फिर 24 जनवरी, आपको पता है हमारा जो गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। उससे पहले 26 जनवरी को ही संविधान बन के तैयार हुआ था, लेकिन लागू करना था इसको 26 जनवरी के दिन, तो इंतज़ार किया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले कौन से इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं? हमारे राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया जाता है, राष्ट्रीय गीत को एक्सेप्ट किया जाता है और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं। ये सब काम हुए थे 24 जनवरी, यानी कि हमारे गणतंत्र बनने के पहले पहले, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, यानी हमारा जो संविधान, जब संविधान सभा का गठन होता है तो संविधान सभा के गठन के बाद वहाँ पे संविधान बनने का निर्माण शुरू हो जाता है। और संविधान बनने के लिए उसको कितना समय लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन। कितना? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है। और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें, जो संविधान सभा बनी थी उसमें टोटल 11 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है ना। और निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, मतलब जो हमारे भारत के साथ साथ जो उसमें हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे, वो जो थे लगभग हमारे संविधान निर्माण से पहले कई अलग अलग देश, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। और आपको क्या पता है कि पूरे विश्व में 2 ही देशों का संविधान जो है लिखित है, बाकी सबका ओरली है। एक तो हमारे भारत का और दूसरा है यूएसए, अमेरिका का। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, क्योंकि यहाँ पे मात्र 7 आर्टिकल्स हैं और हमारे भारत में टोटल 395 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है और संविधान सभा की कुल 11 बैठकें होती हैं और निर्माताओं ने लगभग 60 दिन के संविधान का अध्ययन किया, मतलब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और इसके प्रारूप 114 दिन तक विचार किया और इसका जो ड्राफ्ट बन के तैयार होता है 114 दिन तक सब लोग मिल करके विचार करते। टोटल इसकी 11 बैठकें होती हैं और संविधान के निर्माण में कितने पैसे खर्च होते हैं? 64 लाख। कितने? 64 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान बनना इतना भी आसान नहीं हुआ करता है, ठीक है। तो संविधान बनने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। उससे पहले 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। टोटल 11 मीटिंग्स होती हैं। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगता है, तब जाकर के हमारा जो संविधान है तैयार होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। अब 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई, मतलब 24 जनवरी 1950 की संविधान की सबसे अंतिम, क्योंकि संविधान बनना शुरू हो गया था तो 24 जनवरी 1950 को संविधान की सबसे अंतिम बैठक होती। हमने उसमें बताया ना कि हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को एक्सेप्ट किया गया और हमारे पहले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। अंतिम बैठक थी उस दिन, उसी दिन, ठीक है ना। और फिर फाइनली उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे भारत में लागू हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग उस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे। और 1951-52 में आम चुनाव के बनने के बाद वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया गया। मतलब जब संविधान, आज़ादी तो भारत को मिल गई थी, भारत को आज़ादी तो मिल जाती है 1947 में, लेकिन संविधान तो बना नहीं था। तो भारत के रूल एंड रेगुलेशन कैसे चले जाएं, कैसे चला जाए? संविधान बनने तक तो कुछ तो होना जरूरी था। इसीलिए अंतरिम सरकार बनाया जाता है। जब तक हमारा संविधान नहीं बन जाता तब तक अंतरिम सरकार चलेगा और वही जो है पूरे भारत को संभालेगा, ठीक है। और 26 जनवरी को जो है ये अंतरिम सरकार को समाप्त किया जाता है और पूरी तरीके से हमारे भारत में संविधान लागू हो जाता है। और संविधान लागू होने के बाद जो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन एंड आर्टिकल्स होते हैं वो पूरे भारत में लागू हो जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग भारत देश चलने लगता है। और पहला आम चुनाव हुआ था 1951 और 52 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के 1950 के बीच में अंतरिम संसद का गठन था, यानी अंतरिम सरकार थी जो भारत देश को संभाल रही थी। और जैसे ही हमारा संविधान लागू होता है और उस वक्त से इस अंतरिम सरकार को समाप्त करके पूरी तरीके से भारत जिस तरीके से अभी देश चल रहा है वैसे चलने लगता है अकॉर्डिंग टू हमारा संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप ये एक ढांचा आपको समझ में आ गया होगा। अब भाई क्योंकि आपको पता है संविधान तो बन गया, ठीक है, संविधान सभा बनी, लेकिन संविधान समितियां कितनी थी, उसके कौन कौन लेख थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज़्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कि जो संविधान बना उसमें कितनी सारी समितियां थी, कौन कौन लोग थे जो संविधान का अध्ययन किए। तो सबसे पहले बात करते हैं संविधान सभा की समितियाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की समितियों में कुछ बड़ी बड़ी समितियां क्या होती हैं? एक समिति बनाई जाती है जिसमें उसके लोग मेंबर होते हैं, एक हेड होते हैं और वो लोग मिल करके जो चीज़ तैयार की जाती है उस पर अध्ययन किया जाता है, ठीक है, और फिर अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें सब बड़ी बड़ी समितियां होती, कुछ छोटी समितियां होती हैं। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे संघ शक्ति समिति किसकी थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों समितियां इन्हीं की थी। फिर प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, यानी संघ आएगा तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू लगाना है। प्रांतीय संविधान समिति बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही थी, क्योंकि लास्ट में इन्हीं के थ्रू जो है हमारे संविधान को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनको संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर।
ठीक है, तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्शदाता समिति कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ यानी एक हमारे मौलिक अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और जनजाति और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई गई जिसको परामर्शदाता समिति के नाम से जाना जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक मौलिक अल्पसंख्यक जनजाति बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति होती है और एक और होती है हमारी प्रांतीय समिति। ये दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है, आप लोग अच्छे से लिख के याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको दो समिति इनकी याद रखनी है, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो ये टोटल हमारी 8 बड़ी बड़ी समितियां थी जो ये लोग मिलकर के अपना प्रारूप तैयार कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बड़ी समितियां हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ छोटी छोटी समितियों के ऊपर जो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये छोटी समितियां थी जो इन्हीं के अंडर में रह के कार्य कर रही थी। छोटी समितियों में सबसे पहले आता है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक यानी क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर किसके हैं, प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति। सदन समिति, सदन समिति के अध्यक्ष कौन है, वी पट्टाभी सीतारमैया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वी पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा वी पट्टाभी सीतारमैया। तो वित्त एवं कर्मचारी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रत्यायक के कौन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सदन समिति के कौन, वी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। ठीक है ना, डॉक्टर KM मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो है GV मावलांकर, क्या नाम है इनका, GV मावलांकर। ठीक है, याद रखिए ये सब छोटी समितियां हैं। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वारदाचारी, क्या नाम है इनका, S वारदाचारी। ठीक है ना, S वारदाचारी। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति GV मावलांकर और सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वारदाचारी। और मुख्य आयुक्तों प्रांत के लिए समिति बनाई गई थी, वी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये सब छोटी छोटी समितियां हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संघीय संविधान के लिए, देखिए संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार, यानी सभा के सदस्य नहीं, ये सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी इन्होंने एक छोटी समिति का गठन किया था जिसके ये अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधान से मतलब जो उस पर वित्त लगता है, पैसे संबंधी देखरेख के लिए छोटी समिति निर्मित की गई थी। इसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं SK डार, ये भी सदस्य, मतलब कुछ ऐसे लोग भी थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन फिर भी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो भाषाई प्रांत के आयोग के अध्यक्ष कौन थे, SK डार। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष होते हैं उषा नाथ सेन, क्या नाम है इनका, उषा नाथ सेन। नागरिकता पर तदर्थ समिति के हैं S वारदाचारी। कुछ समितियों के आपको नेम सेम लग रहा होगा लेकिन ये छोटी समितियां हैं तो ये आपको याद रखना है। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष S वारदाचारी। तो इस तरीके से हमने ये 8 बड़ी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना ये वालों से पूछा जाता है, यानी जो बड़ी समितियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो इनके नाम तो अवश्य याद कर लीजिएगा, जो छोटी समिति है उनको 3-4 बार पढ़ के लिख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं बड़ी समितियों से आते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है ना, आपकी पता है कौन सी है? प्रारूप समिति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो प्रारूप समिति को हम लोग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के लिए। चलिए आगे देखिए। तो प्रारूप समिति को हम लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सभी समितियों में, 8 बड़ी समितियों में प्रारूप समिति वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947, डेट याद रखिएगा कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं। इनके मेंबर के नेम जो है पूछे जाते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनको संविधान सभा का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो BR अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं। एन गोपाला स्वामी अयंगार इसके जो है सदस्य होते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी प्रारूप समिति के सदस्य होते हैं। डॉक्टर KM मुंशी भी इसके सदस्य होते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी एक तो अध्यक्ष पढ़ा कि प्रारूप समिति के टोटल मेंबर हैं 7, जिसमें से एक अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, फिर एक का नाम पढ़ा एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अभी हम लोगों ने 4 सदस्यों के नाम पढ़े। अब देखिए 2 और सदस्य हैं, यानी कि यहाँ पास हम लोग टोटल 5 लोगों के नाम पढ़े। अब देखिए एन माधव राव, अगला जो मेंबर है एन माधव राव, ये BL मित्र की जगह ली इन्होंने, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पहले ना BL मित्र जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो उनकी जगह लिया था एन माधव राव। कौन? एन माधव राव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता भी है। TT कृष्णामाचारी इन्होंने सन 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह लिया था। मतलब कि इसमें जो है एक और मेंबर थे स्टार्टिंग में, DP खेतान, अचानक से उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनकी जगह लिया था TT कृष्णामाचारी ने। तो टोटल कितने मेंबर होते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष होते हैं, एन गोपाला स्वामी अयंगार, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, TT कृष्णामाचारी, ये सभी जो होते हैं सदस्य होते हैं किसके? प्रारूप समिति के, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही समिति है, ठीक है। एन माधव राव जो होते हैं BL मित्र की जगह लेते हैं, क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, और 1948 में DP खेतान की डेथ के बाद TT कृष्णामाचारी आते हैं, ठीक है। इस समिति ने अपना पहला प्रारूप पेश किया था फरवरी 1948 में। कब किया था इन्होंने? मतलब कि ये जो समिति थी प्रारूप समिति, इन्होंने अपना पहला ड्राफ्ट पेश किया था 1948 में, और दूसरा ड्राफ्ट पेश किया था अक्टूबर 1948 में, ठीक है। ये लोग पहले अच्छे से रिसर्च करते थे, अध्ययन करते थे, फिर एक खांचा तैयार करते थे कि ये चीज़ें हमारे संविधान में होनी चाहिए, तो वही ड्राफ्ट के रूप में सामने आता था। तो पहला फरवरी 1948, दूसरा अक्टूबर 1948 में इन्होंने किया। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने में लगभग 6 महीने का समय लिया, यानी इसने जो है लगभग 6 महीने का समय लिया, और इसके बीच टोटल 141, यानी प्रारूप समिति ने अपने 6 महीने का समय लिया पूरा ड्राफ्ट तैयार करने में कि हमारे भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही समिति थी। और टोटल 6 महीने के अंदर टोटल 141 मीटिंग्स होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो भाई इस तरीके से देखिए हमारे संविधान सभा के जो मेंबर्स होते हैं फाइनली संविधान सभा का निर्माण करते हैं, और वो उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, और इस ड्राफ्ट में ये था कि हमारा जो संविधान है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। टोटल 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 12 शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो टोटल 395 आर्टिकल थे। पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है हमारे भारत का इन्होंने तैयार किया। अब जो चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना भी निश्चित है, तो इसकी कुछ आलोचनाएं भी की गई जब संविधान बन के तैयार होता है। आपको पता है संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर
26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन पहले 1930 में डिसाइड किया गया था कि जब भी संविधान लागू होगा 20 जनवरी के दिन ही होगा, इसलिए थोड़े से महीनों का इंतजार किया गया, 1 महीने का, ठीक है, 1-1.5 महीने का। उसके बाद मतलब अप्रॉक्स 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू कर दिया जाता है। लेकिन कुछ आलोचनाएं की गई। आलोचना ही की यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, मतलब आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा के प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि इनके सदस्य का चुनाव भारत के लोगों के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। इन्होंने कहा कि जो इसके मेंबर थे, जो लोग चुने गए थे, वो भारत के मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। लोगों की आलोचनाएं तो होती रहती, तो इसकी भी आलोचना थी कि ये जो है एक पक्षी था। संप्रभुता का अभाव बताया गया कि यह एक संप्रभु निकाय नहीं था, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, मतलब कि अंग्रेजों ने प्रस्ताव के आधार पर किया इसका विस्तार, इसीलिए संविधान अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। अब भाई उस समय तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो इजाज़त तो उन्हीं से लेना पड़ेगा, इसलिए बोला गया कि संप्रभुता का अभाव था, यानी पूरी तरीके से हमारे भारत में लागू करने लायक नहीं था। समय की बर्बादी, क्योंकि 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, तो समय की बर्बादी और ज़्यादा खर्च बताया गया, ठीक है। कांग्रेस का प्रभुत्व, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें जो मेंबर थे कांग्रेस के थे, तो आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व ज़्यादा था। और ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविले ऑस्टिन की टिप्पणी में कहा गया है कि मतलब कि जो आलोचक थे वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें कांग्रेस के मेंबर ही शामिल थे और वो अपने अनुसार संविधान का निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन एक ब्रिटिश होते हैं, ब्रिटिश संविधान विशेषज्ञ थे इसमें शामिल, ग्रैनविले ऑस्टिन, ये कहते हैं कि संविधान सभा एक दलील, देश का एक दलील निकाय है, सभा ही कांग्रेस है। और सभा कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर कांग्रेस के थे, तो ये अपने अकॉर्डिंग संविधान का निर्माण किए, संविधान बनाया, क्योंकि कांग्रेस अपना प्रभुत्व चाहती है, पूरे भारत में राज करना चाहती है, इसलिए सभा को ही कांग्रेस माना, कांग्रेस को ही भारत माना, कि जो कांग्रेस है वही भारत है। ये किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। ये सारे आलोचक हैं, आलोचना किया। अब बोला गया कि इसमें सबसे ज़्यादा वकील, यानी वकील और राजनीतिक का प्रभुत्व, यानी सबसे ज़्यादा इसमें वकील ही थे, ठीक है। तो संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। कहा गया कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, मतलब इनका कहने का तात्पर्य कि सबसे ज़्यादा इसमें वकील शामिल थे और राजनीतिक शामिल थे, इसमें और भी वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया गया इस संविधान निर्माण में, ठीक है। संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यह मुख्य कारण था, क्योंकि संविधान काफ़ी मोटा बना, 395 आर्टिकल थे, इतना जटिल था, उसकी भाषा काफ़ी टफ है, तो कहीं ना कहीं वकील और राजनीतिक के कारण रहा। अगर अन्य वर्ग के लोग होते तो इतना कठिन नहीं होता। ये इनकी आलोचनाएं थी। और एक और आलोचना की गई कि इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुओं का प्रभुत्व है, सबसे ज़्यादा हिंदू शामिल थे। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदू का वर्चस्व ज़्यादा था, जैसे कि लॉर्ड विस्काउंट ने कहा कि हिंदुओं का निकाय है, जो संविधान है वह हिंदुओं का निकाय है, इसलिए उन लोगों ने अपने मन से बनाया। ये सारी आलोचनाएं की गई। तो हिंदुओं का निकाय किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। और विंस्टन चर्चिल ने कहा संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। अब विंस्टन चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक ही, यानी हिंदू समुदाय को ही प्रतिनिधित्व किया है, उसके अलावा और कोई समुदाय उनको दिखा ही नहीं था, जो कि बिल्कुल गलत है। ये संविधान सभी के लिए बनाया गया, सभी के रूप में बनाया गया, बट ये आलोचनाएं की गई, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना भी होती है, ठीक है। तो ये आपका संविधान सभा का चैप्टर रहा है। इससे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब आप लोग को पूरी तरीके से संविधान सभा का एक तरह निचोड़ आपको बता दे, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, एकदम टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, एकदम एग्जैक्टली टू द पॉइंट। आप ये नोट्स जो है आप डाउनलोड करिए टेलीग्राम से, बार बार पढ़िएगा, लिखिएगा, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कहीं कोई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक किताब में मिलेगी नहीं, मैंने 2-3 किताबों से ये नोट्स प्रिपेयर किया, ठीक है ना। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा कहीं क्वेश्चन बाहर जा ही नहीं सकता है, 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। तो अन्य आवश्यक तथ्य भी मैंने इसमें लिख दिए जो अलग से हमें मिले। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया गया, मतलब कि संविधान सभा में
जो हाथी का प्रतीक है उसको मोहर बना, मतलब मोहर के रूप में हाथी के प्रतीक को अपनाया गया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन होते? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन होते? वीएन राव। वीएन राव संवैधानिक सलाहकार कौन है? वीएन राव। संविधान सभा का सचिव कौन है? संविधान सभा का सचिव बने थे HVR अयंगार। ठीक है, HVR अयंगार, ये इनका नाम है। मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? एलन मुखर्जी जी जो थे वह मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्टमैन थे। ठीक है। प्रमुख सुलेखक यानी कोरियोग्राफर कौन था जिसने सुलेख को प्रस्तुत किया है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण सजा, आप जब हमारे संविधान की किताब को देखेंगे तो साइड में कितनी सुंदर सुंदर बॉर्डर्स और अलग प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई देंगी। ठीक है। तो मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें से मदन लाल बोस और व्यूहर रामा मनोहर सिन्हा इसमें सभी शामिल होते हैं। जो आप संविधान की किताब उसको जो डिजाइन किया था वो ये लोगों ने मिल करके किया था। जो हमारी मूल प्रस्तावना डाली गई है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये जो हमारी पूरी की पूरी प्रस्तावना है उसको किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने ही इसको हस्तलिखित यानी अपने हाथों से इसको लिखा था, हमारी प्रस्तावना को, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रस्तावना आप लोग जरूर पढ़िएगा। ज्यामितीय सौंदर्यीकरण और अंकित, जो उसमें जो ज्यामितीय डिजाइन दी हुई है आप देखिएगा संविधान की किताब को नेट पे गूगल पे सर्च करके, कितनी सुंदर सी आकृति बनी हुई है। तो राम मनोहर सिन्हा ने ही इसको डिजाइन किया था। मूल संविधान का हिंदी संस्करण में ट्रांसलेट किसने किया? जो हमारा मूल संविधान बनाया गया उसका हिंदी ट्रांसलेशन किसने किया? वसंत कृष्ण वैद। वह अलंकृत व ज्यामितीय मतलब डिजाइन किया था साइट का, वो नंदलाल बोस ने किया था। ठीक है। फिर उसकी जो परिभाषा यानी परिभाषा, संविधान अरस्तु के अनुसार संविधान राज्य के कार्य से नागरिकों के अधिकार को निश्चित करता है। मतलब कि संविधान की परिभाषा किसने बताया? अरस्तु ने बताया, और इनके अनुसार कहा गया कि संविधान राज्य के कार्य से नागरिकों के अधिकारों को निश्चित करता है। ठीक है, ये कुछ अन्य फैक्ट है। इसमें से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ये तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, उनके सचिव, प्रारूपकार, इनको जरूर देख लीजिएगा। इधर की कुछ चीज़ें बस मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिख दी है। ठीक है, बट स्टार्टिंग में आप प्रारूप समिति को अच्छे से कवर कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो बड़ी समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष हैं उनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने इसमें इतिहास वाला सेक्शन और संविधान सभा वाला सेक्शन इसमें कवर। इतिहास वाला सेक्शन ये कि कब कब मांग की गई थी, कैसे हुई थी, ये पूरा इसमें हो गया, इतना सफिशियंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। संविधान का निर्माण, ये हमारा पहला चैप्टर है जो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं कोई डाउट हो, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद। हम लोगों ने एग्जैक्टली टू द पॉइंट पढ़ा, इधर उधर की बातें नहीं, एग्जैक्ट आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल शॉर्ट वे में। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें कवर की एकदम शॉर्ट वे में, बहुत ज़्यादा कहानी ना सुनते हुए। तो इस तरीके से हमारा संविधान सभा बना। संविधान सभा के जो मेंबर थे उन लोगों ने खूब ज़्यादा मेहनत की और 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद फाइनली हमारा संविधान बन करके तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को लागू भी हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका जो पीडीएफ है हमारा टेलीग्राम चैनल जो है द लर्निंग, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। या तो आप जेरोक्स निकाल लीजिए, या तो लिख लीजिए, या तो पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे बिल्कुल शॉर्ट वे में, टू द पॉइंट और एकदम एग्जैक्टली डाटा के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। हाँ, एक और बात, अगर कोई डाउट हो वो कमेंट में बताइए। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो आपको, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर कोई क्वेश्चन हो या किसी से भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी प्रॉब्लम, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
हो सकता है थोड़ा आपको डिले रिप्लाई मिले, बट मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और लिखना है। अपना शॉर्ट नोट्स इसी तरीके से आपको तैयार करना है, क्योंकि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन करते हैं। एक अलग से आप पॉलिटी की कॉपी बना लीजिए और वहाँ पे लिखते चलिए। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, इसीलिए आप लोग इसको, और आपको कहीं कुछ देखने भटकने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।